साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों की जानकारी देने वाला हूं। ये वो फैसले हैं दोस्तों, ये ऑब्जर्वेशन भी है जिससे इस देश का हर आदमी प्रभावित होने वाला है और इसके बारे में चर्चा हो नहीं पाई। दरअसल इतनी सारी खबरों के बीच, वो चाहे भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का मुद्दा हो या बाकी सारे मुद्दे, उन सब के बीच ये दोनों बड़ी घटनाएं छिप गईं। इसके बारे में हर किसी को जानना जरूरी है और इसीलिए मैं एक एक करके सुप्रीम कोर्ट के इन 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको बहुत सारी जानकारी देना चाहता हूं। एक एक करके आपको बताता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं दोस्तों कि कमेंट के साथ अपनी बात जरूर रखिएगा। अब जो पहला मामला है दोस्तों, उसके लिए एक सवाल आपसे पूछता हूं। क्या आपको पता है कि भारत में शरिया कोर्ट नाम की भी कोई कोर्ट होती है, कोई अदालत होती है? क्या आप जानते हैं? कोई कोर्ट एग्जिस्ट भी करता है इस देश में? क्या आप जानते हैं? मैं तो कई बार आपको एक बयान दिखा चुका हूं सुधांशु त्रिवेदी का, जिसमें वो एक बार उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले भारत आंशिक रूप से एक मुस्लिम राष्ट्र था। मैं वो बयान दिखा चुका हूं, मैंने निकाला नहीं है। अब सवाल है दोस्तों कि जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची कि शरिया अदालत ने ये फैसला दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट भी चौंक गया कि अच्छा, ऐसी भी कोई अदालत होती है। आप हेडलाइन देखिए, इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। शरिया कोर्ट की कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं, सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक। और जब मामला आया ना दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। एक जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह। इन दोनों की बेंच ने कहा कि काजी की अदालत यानी कोर्ट ऑफ काजी, दारुल कज़ा की अदालत यानी कोर्ट ऑफ दारुल कज़ा कज़ियत या शरिया कोर्ट, जिस नाम से बुलाया जाए, उसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है और उनके द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए, अच्छा, ये मामला लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इस देश में शरिया कोर्ट नाम की कोई कोर्ट नहीं है, लेकिन उसके आदेश को लोअर कोर्ट ने माना, हाई कोर्ट ने माना और जब सुप्रीम कोर्ट में अमानुल्लाह के जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच में पहुंचा, तब वो चौंक गए। अब ये मामला क्या है, जरा ध्यान से समझिए। एक मुस्लिम महिला और की शादी, निकाह 24 सितंबर 2002 को इस्लामिक रीति रिवाज से हुआ। दोनों की दूसरी शादी थी। अब दोनों के बीच झगड़ा होने लगा, तो महिला जो है वो अपने पति को छोड़कर अपने घर चली गई। उसके बाद उसने 2008 में फैमिली कोर्ट में एक याचिका डाली कि भैया भरण पोषण चाहिए। अब इस दौरान जो पति है, उसने शरिया कोर्ट में दारुल कज़ा, वहां पर उसने तलाक के लिए अर्जी डाल दी। अच्छा, ये पहले भी कर चुके थे शादी, इनका निकाह 2002 में हुआ, इससे पहले भी तलाक के लिए डाला था। फिर दोनों में आपसी सुलह हो गई, खत्म हो गया। फिर इसके बाद इसने इस दौरान डाल दिया और शरिया कोर्ट से फैसला अपने पक्ष में करवा लिया कि हाँ भाई, तलाक हो गया। और उसके बाद दोस्तों इसी आदेश को ले जाकर ये फैमिली कोर्ट पहुंच गया और कहा कि देखो जी, हमें तो तलाक मिल गया, ये छोड़ के खुद भागी है, इसलिए भरण पोषण तो हम नहीं दे सकते। शरिया कोर्ट ने देखो ये कहा है, ये फैसला दिया है। जो फैमिली कोर्ट है ना दोस्तों, उसने इस बात को मान लिया कि ठीक है, शरिया कोर्ट ने कहा है, तलाक हो ही गया। और शरिया कोर्ट ने यह भी कहा कि तुम अपने आप घर छोड़कर गई हो, इसलिए तुमको नहीं मिलेगा। और यह भी कहा कि तुम्हारी दूसरी शादी है, दोनों की दूसरी शादी है, तो दहेज का भी कोई मामला नहीं है। महिला इसके बाद हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दी। शरिया कोर्ट की जिस बात को आधार मानते हुए फैमिली कोर्ट ने फैसला दिया, उसको हाई कोर्ट ने भी मान लिया।
इसके बाद ये महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची दोस्तों, और तब जाकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस सुधांशु धुलिया, जब वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, तब बेंच ने देख करके बड़ा आश्चर्य जताया कि भैया ये जो पूरा सब कुछ चल रहा है उसमें फैमिली कोर्ट ने जो सिद्धांत माना है, जो भी चीजें मानी, वो सब तो अनुमान पर आधारित है भाई। शरिया कोर्ट कौन सा कोर्ट होता है जिसकी आप बात मान लो, इसकी कोई वैधता नहीं है। और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने उस पुरुष को आदेश दिया कि आप 4,000 रुपये का मासिक भत्ता दीजिए, और उस दिन से दीजिए जिस दिन से महिला ने फैमिली कोर्ट में याचिका डाली थी। अब देखिए, इस मुद्दे पर जब सुनवाई हो रही थी तब जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और सुधांशु धुलिया की पीठ ने एक केस का जिक्र किया, और उस केस का नाम है विश्वलोचन मदन बनाम भारत संघ 2014। इसमें एक फैसला दिया गया था, उसी का हवाला देते हुए कहा कि काजी की अदालत, काजियात की अदालत, शरिया अदालत चाहे जिस नाम से पुकारे जाए, कानून में उनकी कोई मान्यता नहीं है। अदालत ने कहा कि ऐसी संस्थाओं द्वारा की गई कोई भी घोषणा, निर्णय, चाहे जिस नाम से पुकारा जाए, किसी पर भी बाध्यकारी नहीं है और किसी भी बलपूर्वक उपाय का सहारा लेकर उसे लागू नहीं किया जा सकता। जानते हैं, ये जो फैसला भी आया है ना, वो 4 फरवरी को आया था, अब जाकर ये पब्लिक डोमेन में आया है। अब आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके एक जस्टिस कह रहे हैं। कितनी महिलाओं की हिम्मत होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सके। यानी भले ही जो पीएफआई या बाकी लोग करते हैं ना कि भाई हमें एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है 2047 तक, बनाना कहां है भाई, बन गया लगता है। जमीन पर शरिया अदालतें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस बात को समझिए कि भाई शरिया अदालतें क्या है। शरिया अदालतें कानून के, कुरान के आधार पर, माफ कीजिएगा, कानून नहीं, कुरान के आधार पर विवादों और अपराधों पर फैसला देने के लिए ये मुस्लिम समाज में लागू होता है। और ये अदालतें कहां हैं भाई, जो इस्लामिक देश होंगे, लेकिन उसमें भी जो लोकतांत्रिक देश नहीं है, जहां लोकतंत्र का कोई लेना देना नहीं, वहीं ये अदालतें चलती हैं। अब सवाल है कि ये शरिया अदालतें बन कैसे गई, कैसे चल रही हैं, तो मैं आपको जानकारी देता हूं। देश में शरिया अदालतों को बनाने का काम, उसे पालने पोसने का काम कौन करता है? ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड करता है। और इसने कुछ समय पहले निर्णय लिया है कि ये देश के हर शहर में शरिया अदालतों को स्थापित करेगा। और इसका उद्देश्य एकदम क्लियर है कि ये लोगों को इस्लाम के आधार पर न्याय मिल सके, इसलिए ये करता है। अब चूंकि सब कुछ इसको इस्लाम के आधार पर ही करना है, तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बड़े ध्यान से सुनिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी विरोध करता है। वो कहता है कि ये इस्लाम के खिलाफ है। यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है दोस्तों, जो कि 3 तलाक कानून का भी इसने विरोध किया। और इसीलिए इस ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने, अभी ध्यान होगा आपको, कि वक्फ कानून के संशोधन का भी विरोध किया। अब आप सोचिए, इस देश में एक ऐसी संस्था काम करती है जिसके बैनर तले अभी सब कोई आ गए, जो इस देश में शरिया अदालतें न केवल चला रही हैं, बल्कि पूरे देश में उसकी कोशिश है कि हर तरफ शरिया अदालतें हो जाए, जिसका कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं। अब ये तो मैं गनीमत मानता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंचता नहीं तो पता भी नहीं चलता कि शरिया अदालतें चल रही हैं, फैसला दे रही हैं, उसे लोअर कोर्ट भी मान रहा है और हाई कोर्ट भी मान रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। इससे मुस्लिम समाज का हर आदमी इससे प्रभावित होने वाला है। उसको एम्पावर किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप किसी भी
बंधन में मत फंसिए। एक और केस की बात कहता हूं दोस्तों, ये भी अभी कुछ दिन पहले आई चीजें और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो ऑनलाइन अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग होती है ना, उस पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और कम से कम 9 OTT सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से समझिएगा। इस केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। और जस्टिस गवई अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब यह मामला आया तो बेंच ने कहा कि यह याचिका एक गंभीर चिंता पैदा करती है। केंद्र सरकार को कुछ कदम उठाने की जरूरत है। मगर महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला दरअसल कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में आता है, उसके अधिकार क्षेत्र में है। यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम पर तो यह आरोप लग रहा है कि हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के काम में दखल दे रहे हैं। हालांकि हम फिर भी नोटिस जारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा, बट ये वास्तव में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा दोस्तों। और केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता याचिकाकर्ता, मैं आपको बता देता हूं, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन है। और विष्णु शंकर जैन ने बाकायदा दोस्तों डिटेलिंग के साथ, बड़े ध्यान से समझिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कुछ चल रहा है ना, उसकी जानकारी दी। और अगर आप नहीं देख पाए हो तो अच्छा है, ना देखिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी 1-2 दिन से सोशल मीडिया पर एक एजाज खान है एक्टर, उनका वीडियो चल रहा है। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। मतलब वो सामान्य रूप से कहा ही नहीं जा सकता। वो एडल्ट फिल्में हैं, वो पोर्न की कैटेगरी में आएगा। वो सामान्य फिल्में है ही नहीं। ना मैं चर्चा कर सकता हूं, ना मैं दिखा सकता हूं, ना मैं बता सकता हूं। और ये सोशल मीडिया पर हर किसी ने डाला इसको। उसको देख करके मतलब आप यकीन मानिए परिवार में बात भी नहीं कर सकते हैं। और जब ये मामला आया तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मैं थोड़ा बातचीत आपको बताना चाहता हूं क्या बातचीत हुई। मैं इसे किसी भी तरह से प्रतिकूल रूप से नहीं ले रहा हूं। मेरी चिंता यह है कि बच्चे इस सब के संपर्क में हैं। कुछ नियमित कार्यक्रमों में भाषा आदि ऐसी होती है कि यह विकृत होती है और 2 आदमी एक साथ बैठकर इसे देख भी नहीं सकते। इसके हमारे पास एकमात्र मानदंड यह है कि यह 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए ही होने चाहिए। अब SG जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो अब नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे गवई साहब, उन्होंने कहा, हाँ हमने देखा है कि बच्चों को कुछ समय के लिए व्यस्त रखने के लिए फोन आदि दिए जाते हैं। इसे नियंत्रित करने का काम या तो विधायिका या कार्यपालिका के लिए है। वैसे भी हम पर विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं, फिर भी हम नोटिस जारी करते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के रुख में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। अब सोचिए भाई, अभी कुछ ही समय पहले ना देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने बयान दिया था। वो साफ कह रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता, भाई राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक है। और इसके बाद तो इतने सारे बयान आए दोस्तों। निशिकांत दुबे का बयान तो आप जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाया था कि गृह युद्ध करवा रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं यकीनन मानता हूं दोस्तों कि ये दोनों फैसले, खास करके अभी जिस कहानी को बता रहा हूं OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संजीदगी से इस मामले को लिया है, ये जानते हुए भी कि यह अधिकार क्षेत्र विधायिका और कार्यपालिका का है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संजीदगी से सुना और इस बात को केंद्र सरकार तक ट्रांसफर भी किया है। तो ये दोनों मामले बेहद गंभीर हैं दोस्तों।
सुप्रीम कोर्ट का एक में फैसला और दूसरे में टिप्पणी या नोटिस या जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन दिया गया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरी इच्छा थी दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो आपको जानकारी हो, और इस मामले में मैं बड़ी सराहना करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को हैंडल किया है और समाज में एक जो व्यवहारिक और वास्तव में एक आदर्श स्थिति हो सकती है उस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख अपनाया है। आपकी इस कहानी पर क्या राय है ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, मैं देखूंगा और फिर आपके सुझावों के अनुरूप काम भी करूंगा, उससे मुझे बड़ी मदद मिलती है। और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ, HB मेलोडी वहाँ लगातार नए गीत अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। अभी एक बहुत ही शानदार गीत अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, वहाँ पर भी कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।